नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अपन ने जो 15 मार्च के प्रश्न डिस्कस किए थे और साथ में उनसे रिलेटेड जो भी अपन ने डिस्कशन किया था, उससे आज के दोनों शिफ्टों में 1 से 2 प्रश्न सिर्फ एनालिसिस से देखने पर ही मिले हैं। तो एग्ज़ाम का एनालिसिस दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले देख लेते हैं शिफ्ट 1 में सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न आया था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला ओडीआई मैच कब खेला गया? दोस्तों, ओडीआई का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल। तो इसका सही जवाब होगा 22 जनवरी वर्ष 1998 में पहला ओडीआई मैच खेला गया कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। अगर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की बात की जाए तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का पहला दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम है। साथ ही अपन जान लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ और मुख्य स्टेडियमों के बारे में। हो सकता है अगली शिफ्ट में उससे प्रश्न आ जाए। सबसे पहले जानते हैं तात्या टोपे स्टेडियम, जो कि भोपाल में स्थित है और इसे टीटी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही भोपाल में ही स्थित है ऐशबाग स्टेडियम। अब जान लेते हैं इंदौर में स्थित कुछ स्टेडियमों के बारे में। इंदौर के मुख्य स्टेडियम में है एक होलकर स्टेडियम। हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए होलकर स्टेडियम में पहला ओडीआई कब खेला गया। तो दोस्तों डेट याद रखिएगा, 15 जुलाई 2006 को इंदौर में के होलकर स्टेडियम में पहला ओडीआई मैच खेला गया था। और दोस्तों यह मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया था। इंदौर में ही स्थित है दोस्तों नेहरू स्टेडियम, एवं इंदौर के इंडोर स्टेडियम का नाम है अभय खेल प्रसार। साथ ही जबलपुर के भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। रेलवे स्टेडियम एवं रानीताल स्टेडियम जबलपुर में स्थित है। तो एग्जाम से पहले दोस्तों इनके डिटेल्स भी आप एक बार देखकर जरूर जाइए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दोस्तों अनुच्छेद से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो इस पर भी एक नजर डाल के जरूर जाइए। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा द्वारा कितने मीटर भाला फेंका गया था? दोस्तों नीरज चोपड़ा, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत के एथलीट हैं और यह हरियाणा के पानीपत शहर के रहने वाले हैं और इन्होंने 2021 के ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था और यह अभिनव बिंद्रा के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। अभिनव बिंद्रा ने दोस्तों वर्ष 2008 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न आया था, इनमें से किसे मलेरिया परजीवी कहा जाता है? इसका जवाब था दोस्तों प्लाज्मोडियम, जो कि प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है। अगला प्रश्न था दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों विटामिन डी का मुख्य सोर्स सूर्य का प्रकाश है। वहीं अगले सेट में पूछा जा सकता है विटामिन सी के बारे में, तो आंवले से विटामिन सी प्राप्त होता है। वहीं अगर गाजर की बात की जाए तो गाजर से विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न हर सेट में पूछे जा रहे हैं, तो विटामिन के बारे में भी आप पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न था, मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में शिवलिंग कितने मुखी है? दोस्तों मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है और यहाँ 8 मुखी शिवलिंग मौजूद है। दोस्तों इसके बारे में भी अपन ने विस्तार से अपनी क्लास में डिस्कस किया है। एक पशुपतिनाथ मंदिर दोस्तों नेपाल के काठमांडू में भी स्थित है, जहां 4 मुखी शिवलिंग मौजूद है। अगला प्रश्न है, साथी प्रोजेक्ट में कितने जिलों को शामिल किया गया? तो दोस्तों शुरुआत में इसमें 5 जिले और 10 विकास खंड शामिल किए गए थे और इसकी सफलता के बाद 26 जिले और 100 विकास खंडों को इसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, बहुटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह रीवा जिले में स्थित है और बहुटी जलप्रपात सेलर नदी का एक जलप्रपात है। दोस्तों जलप्रपात के बारे में भी अपन ने अपनी थ्योरी क्लास में और एमसीक्यू वाली दोनों क्लास में बहुत विस्तार में डिस्कस किया है। रीवा में ही दोस्तों
चचई जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात एवं क्वाटी जलप्रपात स्थित है। इन सभी के बारे में दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखिए। हाल ही में कौन सा खजुराहो महोत्सव आयोजित किया गया? दोस्तों खजुराहो महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी में 7 दिवसीय महोत्सव होता है और यह 48 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा इस वर्ष 49वां खजुराहो महोत्सव आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 5 अप्रैल वर्ष 2016 में एमएसएमई विभाग की स्थापना की गई और यह विभाग दोस्तों लघु एवं मध्य उद्योगों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों पचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित है। पचमढ़ी दोस्तों नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जिसके बारे में भी अपन ने बहुत विस्तार से अपनी क्लासेस में पढ़ा है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? यहाँ दोस्तों डब्ल्यू की जगह बी रहता है। नाबार्ड का पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। और पहले शिफ्ट में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना के बारे में पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में आज ही की 16 तारीख के पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था नाबार्ड का। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? दोस्तों 931। मध्य प्रदेश राज्य एक दृष्टि वाली सीरीज में दोस्तों अपन ने मध्य प्रदेश की जनगणना वर्ष 2011 में जो हुई थी उसके बारे में काफी विस्तार से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वही वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उसे भी जरूर देखिए। साथ में एक प्रश्न आता है, अभी नहीं आया था, मतलब पूछा जाता है कि किस जिले का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात के बराबर है? तो रीवा जिले का लिंग अनुपात भी 931 ही है जो कि मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात के बराबर है। अगला प्रश्न, शकों को किसने हराया था? दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास वाली क्लास में इसे भी अपन ने बहुत विस्तार से डिस्कस किया है। गुप्त वंश के शासक थे एक चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने आखिरी शक शासक रुद्रदेव को हराया था। और इतिहास से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो एक बार आप हिस्ट्री वाली क्लास जरूर देखिए जिसमें अपन ने लगभग सभी वंशों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है। अगला प्रश्न था, सतखंडा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस बारे में भी अपन ने अपनी क्लास में देखा है। यह दतिया में स्थित है और इसका निर्माण वीर सिंह ने कराया था और इसे वीर सिंह महल भी और दतिया महल नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है हिस्ट्री से एक और प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत के भी तीनों युद्ध के बारे में अपन ने विस्तार से देखा है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए तीनों के बारे में एक बार फिर डिस्कस कर लेते। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था जिसमें बाबर जीत गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 5 नवंबर 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे हेमू नाम से भी जाना जाता है और अकबर के बीच हुआ था। साथ में एक प्रश्न आता है कि अकबर का सेनापति कौन था? तो बैरम खां अकबर का सेनापति था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों एवं अफगानियों के बीच हुआ था और यह दोस्तों 14 जनवरी वर्ष 1761 सन में हुआ था जिसमें मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव पेशवा कर रहे थे। वहीं अफगान सेना के राजा था अहमद शाह अब्दाली। तो इस बारे में भी दोस्तों आप एक बार डिटेल में हिस्ट्री की वीडियो जरूर देख लीजिए, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न था, हनुवंतिया टापू कहाँ स्थित है? दोस्तों खंडवा जिले में इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में हनुवंतिया टापू स्थित है। लगभग दोस्तों अभी तक अपन ने जितने प्रश्न देखे हैं सभी अपन ने विस्तार से डिस्कस किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वीडियोस जरूर देखिए, हो सकता है इनसे रिलेटेड या इनसे आसपास के टॉपिक से अगले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाए। फिर एक प्रश्न आया था संयुक्त अधिवेशन के बारे में और एक प्रश्न आया था पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना भी आप देख के जाइए क्योंकि कल की दोनों शिफ्ट में और आज की पहली शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आया है। अब देखते हैं विज्ञान के बारे में, साइंस। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कल की जो क्लास अपन ने डिस्कस करी थी एनालिसिस वाली, तो कल के
फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था विटामिन डी के बारे में, डी का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम। तो कल मैंने पूरे विटामिन के नाम डिस्कस किए थे एनालिसिस वाली क्लास में, और यह क्वेश्चन कल की क्लास से ही आ गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, वहीं विटामिन बी का नाम है थायमिन, और विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी आप कल वाली क्लास भी एक बार एनालिसिस वाली देखिए, हो सकता है उससे भी अगली शिफ्ट में प्रश्न रिपीट हो जाए। अगला प्रश्न था परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। वहीं प्रश्न आता है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फिर था प्रश्न किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। दोस्तों जो भी फली वाले पौधे होते हैं जिन्हें लेग्यूम कहते हैं, उनकी स्थिरीकरण के कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न था बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो भारत में उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक एल्यूमिनियम या बॉक्साइट पाया जाता है। अगला प्रश्न था ट्रांसमीटर क्या कार्य करता है। दोस्तों यह विद्युत चुंबकीय तरंगों को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। दूरदर्शन, रेडियो या कोई भी संचार प्रणाली का प्रसार इसी के द्वारा किया जाता है। इसके नाम से भी दोस्तों समझ में आ रहा है ट्रांसमीटर। और एक और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक होता है ट्रांसफार्मर। तो मिलता जुलता नाम है इसमें दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों किसी भी एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उसे कम या ज़्यादा करने के प्रयोग में किया जाता है। मुख्य रूप से दोस्तों इसका इस्तेमाल उन डीसी उपकरणों के लिए किया जाता है जो कि एसी सप्लाई पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक का क्या कार्य है। एक मिनट दोस्तों इसे साफ कर दे थोड़ा सा। एंटीबायोटिक का क्या कार्य है। तो दोस्तों एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ है जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाया जाता है, और यह दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने का या नष्ट करने का कार्य करता है। और पेनिसिलिन दोस्तों आपने नाम सुना होगा, पेनिसिलिन इसका एक एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक का। अगला प्रश्न है एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है। तो इसके ऑप्शन तो नहीं पता, बाकी बी कोशिकाओं में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और दोस्तों यह बी कोशिकाएं अस्थिमज्जा से विकसित होती हैं और लिम्फोसाइट के सक्रिय होने पर एंटीबॉडीज बनते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर बारे में। तो कंप्यूटर के बारे में दोस्तों रैम और रोम से प्रश्न आया था, आउटपुट यूनिट से आया था। दोस्तों कल की फर्स्ट शिफ्ट में आया था इनपुट यूनिट से, और आज की में आउटपुट से। फिर प्रश्न आया था, ऑप्शन दिए थे कि इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक वर्जन नहीं है। फिर इंटरनेट से संबंधित एक प्रश्न आया था। फिर प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र नहीं है। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न आया था। तो कंप्यूटर का दोस्तों सरल ही आया था पोर्शन। मैथ में कल वाला ही पैटर्न फॉलो हुआ दोस्तों। नंबर सिस्टम से प्रश्न आया था, एलसीएम एचसीएफ से आया था, टाइम एंड वर्क से आया था, सिंपल इंटरेस्ट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, और एज से। तो फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों ज़्यादा पैटर्न चेंज देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर रीजनिंग की बात कर ली जाए तो दोस्तों नंबर सीरीज से एक प्रश्न आया था, अल्फ़ाबेट सीरीज से 2 प्रश्न आए थे, 2 या 3 कोडिंग डिकोडिंग से आए थे। लगभग वही था, मिसिंग नंबर से एक आया था और डाइस से एक आया था। लगभग दोस्तों इतने के बारे में जानकारी है। बाकी ये पोर्शन आए सभी थे। ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी था, डायरेक्शन से भी था। सिटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों स्क्वायर शेप वाला आया था जिसमें 8 व्यक्तियों वाला प्रश्न आया था सिटिंग अरेंजमेंट। तो कल की फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों सर्कुल वाला आया था। अब जान लेते हैं दोस्तों सेकंड शिफ्ट के बारे में, सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न सेकंड शिफ्ट में आए थे। इसमें एक प्रश्न था श्रम योजना कब शुरू की गई। तो इसका जवाब होगा वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह शुरू की गई थी। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और बन सकता है, ई श्रम कार्ड कब शुरू किए गए। दोस्तों याद रखिए 26 अगस्त वर्ष 2001 को ई श्रम कार्ड योजना शुरू की गई। फिर प्रश्न था आयुष्मान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई। तो इसका जवाब होगा 23 सितंबर 2008 में की गई। दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में योजनाओं से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे। फिर प्रश्न था कूनो अभ्यारण्य में जो मिसप्रिंट है, चीते कहाँ से लाए गए।
तो दोस्तों नामीबिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहां से 17 सितंबर को 8 चीते लाए गए। 17 सितंबर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे भी रहता है। नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। फिर प्रश्न था नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इसकी शुरुआत या इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। और दोस्तों देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है। तो अगर प्रश्न आए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है और ऑप्शन में प्रधानमंत्री मोदी का नाम हो तो वही इसके अध्यक्ष है। और इसके सीईओ दोस्तों BBR सुब्रमण्यम है। फिर प्रश्न था यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। तो इसका जवाब होगा डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी के चेयरमैन है। दोस्तों सेकंड शिफ्ट में करंट से ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं अभी तक, ऐसा लग रहा है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। दोस्तों इंदौर लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में 6 बार प्रथम स्थान पर आने वाला शहर इंदौर है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो इस प्रश्न का जवाब होगा संभाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न, कितने देश अमेजॉन बेसिन को साझा करते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल जीएस से प्रश्न आया है। इसका सही जवाब होगा 9 देश अमेजॉन बेसिन को साझा करते हैं, जिनके नाम हैं बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, एक्वाडोर, गुआना, पेरू, सूरीनाम एंड वेनेजुएला। फिर था दोस्तों अगला प्रश्न, संचारात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। इसका आंसर होगा दीर्घकालीन स्थिति में बदलाव। फिर एक प्रश्न आया था ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, जो कि दोस्तों प्रश्न तो स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रहा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड आया था। तो अपन ने अपनी हिस्ट्री वाली क्लास में मध्य प्रदेश की 1857 की क्रांति से लेकर आजादी तक की हिस्ट्री डिस्कस की है, तो एक बार आप उसे भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। इसका जवाब होगा दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। फिर था ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर बुक के लेखक कौन है। तो उर्जित पटेल इस बुक के लेखक हैं। और शायद आपको ध्यान हो उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। फिर प्रश्न था लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। फिर ये प्रश्न जो अभी अपन ने डिस्कस किया, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर एक प्रश्न था मध्य प्रदेश के किस जिले को पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों भोपाल को पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, जहां पर 5 पहाड़ियां मौजूद हैं। फिर विज्ञान से संबंधित देख लेते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी। दोस्तों कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो दोस्तों इसकी मैंने कल वाली उसमें आपको एक ट्रिक बताई थी एनालिसिस वाली क्लास में। तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है, और कीड़ा से आप याद रखिए ये वसा यानी कि कार्बोहाइड्रेट में घुलनशील रहते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। फिर प्रश्न था विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों मैंने कल ही आपको बोला था कि विटामिन के का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इसका रासायनिक नाम है फाइटोनैडिन। तो मैंने आपसे बोला भी था कि दोस्तों विटामिन डी का कल पूछा गया था, तो के का भी किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो आज ही की सेकेंड शिफ्ट में पूछ लिया गया। फर्स्ट शिफ्ट में विटामिन ए का, सेकेंड में विटामिन के का। फिर था किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन से रिलेटेड दोस्तों बहुत से प्रश्न आ रहे हैं। फिर एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो ये तो सरल प्रश्न आ गया था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर था घरों से निकलने वाला कचरा क्या कहलाता है। तो इसे अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। फिर था मानव श्वास जो मिसप्रिंट है, श्वास लेते वक्त कौन सी गैस छोड़ता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ह्यूमंस। फिर था वर्धता में कौन सा रंग नहीं दिखाई देता। तो इसका जवाब है दोस्तों हरा एवं लाल, तो कभी कभी नीला। ऑप्शन पे डिपेंड करता है दोस्तों।
और मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्णधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस से कहते हैं, जिसमें लोगों को कलर दिखाई नहीं देते। तो हरा कलर जिसे नहीं दिखाई देता, उस बीमारी का नाम है ड्यूटोरोनिमिया। और जिसे रेड कलर नहीं दिखाई देता, उस बीमारी का नाम है प्रोटोनोपिया। और जिसमें ब्लू कलर यानी कि नीला कलर नहीं दिखाई देता, इस बीमारी को कहते हैं टाइट्रोनोपिया। खैर इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है पूछ ले, तो इन्हें नोट तो खैर कर ही लीजिए कहीं ना कहीं। फिर हिंदी में दोस्तों वही रेगुलर वाले उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न आए थे, कारक से आए थे, अलंकार से आए थे, समास से आए थे, तत्सम तद्भव से आए थे। तो मोस्टली देखा गया है कि पैटर्न लगभग एक जैसा आ रहा है अभी तक। तो कल की दोनों शिफ्ट में और आज की पहली शिफ्ट में मिलता जुलता आया। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा चेंज हो गया था। साथ ही सेकंड शिफ्ट में सुनने में आ रहा है कि लगभग 40 क्वेश्चन मैथ्स से आए थे। तो थोड़ा सा मैथ्स वाले पोर्शन पर भी ध्यान देकर जाइए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों यह एनालिसिस वाली क्लास जरूर देखिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। और अगले पेपर में भी उससे मिलते जुलते या उसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले हैं अभी तक तो 2 दिन में। कल फिर हाजिर होते हैं अपने किसी नए सब्जेक्ट के साथ, और रात के टाइम फिर कल की दोनों शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने प्रश्नों का रिवीजन करिए और नए प्रश्न लगाइए। खासतौर पर जो वन लाइनर टाइप के प्रश्न रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाइए। आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।